सदस्य प्रिया सरोज जी. Honorable Speaker sir, thank you so much for giving me this opportunity. कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर साथ साथ मरुस्थल से फिर जल निकलेगा. ये कविता ने मुझे हमेशा कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है. एक युवा को हमेशा यही सिखाया जाता है कि हम सचमुच प्रयास करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं. एक युवा के नेता के तौर पर युवाओं के मुद्दा मेरे लिए हमेशा सर्वोपरि है. आज मैं एजुकेशन सिस्टम और नीट जैसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के पेपर लीक की गंभीर समस्याओं पर चर्चा करने के लिए खड़ी हूँ. ये मुद्दे हमारे युवा और भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है. सर, भारत भाग्यशाली है कि देश की कुल जनसंख्या में 60% से अधिक युवा हैं और इनमें से अधिकतर छात्र हैं. ये युवा देश के विकास कार्यों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. हालांकि एजुकेशन सेक्टर को हमेशा इनसफिशिएंट बजट का सामना करना पड़ता है. सरकारी वादे भले ही बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वास्तविकता में मैं इन वादों को पूरा करते हुए नहीं देख रही हूँ. इसका सीधा असर सरकारी स्कूलों और कॉलेज की व्यवस्थाओं पर पड़ता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में. सरकारी स्कूल में शिक्षा की भारी कमी है. भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी कमी के कारण शिक्षा नहीं मिल पा रही है लोगों को. इससे छात्र को क्वालिटी एजुकेशन पे असर पड़ रहा है. सर, किसी भी परीक्षा के पेपर लीक से लाखों छात्रों की मेहनत पर बेकार हो जाती है. मेरे प्रदेश उत्तर प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 और यूपीपीएससी ARO पेपर लीक जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि एग्जामिनेशन सिस्टम में गंभीर खामियां हैं. सर, इन दिस डिजिटल एज वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स technology advancement, our school lack basic technology facilities. The situation is particularly bad in rural areas. It is imperative to connect students with modern technology so they can compete globally. Sir, the repeated incidents of paper leak weaken the trust of students and parents in the government and the education system. Such incidents indicate the serious flaws in our examination system, which need immediate rectification. The National Testing Agency has faced significant criticisms for delay in the conducting exams, which has serious implications for students. These delays means that students are experiencing delayed admissions in their college, which resulted in shortened semesters, impacting their academic progress, leading to a situation where 2-year postgraduate degrees are effectively taking 1.5 years to complete. This burden disproportionately affects the students from economically and socially weaker background, who face additional challenges due to extended timelines and financial pressures associated with delayed admissions. The NTA's inability to conduct exam in a timely manner is not just administrative failure, it is real consequences for the educational trajectories millions of students across the country. Sir, हमें उचित ट्रेनिंग, रूटीन इंस्पेक्शन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाने की आवश्यकता है. पेपर लीक में शामिल लोगों को सख्त सजा देने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं वापस ना हो. हमारे छात्रों को फॉरेन कंट्री में बेहतर अवसर मिल रहे हैं. हमें अपनी शिक्षा संस्थानों को वर्ल्ड क्लास बनाना होगा ताकि हमारे युवा बाहर न जाए और यही बेहतरीन सुविधाओं का लाभ उठाएं. अंत में मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम के कंडक्ट में सुधार के ठोस से ठोस कदम उठाए जाए, जिससे हमारे स्टूडेंट्स का भविष्य सुरक्षित होगा और देश की प्रगति सुनिश्चित होगी. ये भाजपा सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन्होंने तो केवल अपना विकास किया है. देश की जनता जाग चुकी है. पीडीए के मान सम्मान में की डकैती की रक्षा केवल इंडिया गठबंधन कर सकती है. यदि ये सरकार चाहती है कि सबका साथ सबका विकास का नारा पूरा हो तो जातीय जनगणना करा के सबको हिस्सेदारी दे. धन्यवाद. माननीय इकरा चौधरी जी. Thank you, Speaker ma'am. I rise to speak on the demand for grants of the Ministry of Education. And while the Union Ministry of Education recently celebrated the 4th anniversary of NEP 2020,
with the week-long Shiksha Saptah, this grandstanding does nothing to address the stark reality. And as a member who have very recently been a student too, I would like to shed some light on the facets that are not as rosy as the government might think. Despite NEP 2020's clear directive and the Kothari Commission's long-standing recommendation for 6% of GDP in education, the Ministry of Education's allocation is less than half of what has been recommended. The biggest cut has been for the University Grants Commission, which saw a 61% dropping from 6,409 crores to only 25 crore this time, which will affect the higher education of our country. And in 2020, India's average learning adjusted years of schooling was 7.1 years, lagging behind countries like Mexico, Kenya, Sri Lanka, Iran, UAE, and even Palestine. The foundational skills are alarmingly weak among 14 to 18-year-olds. About 25% of those surveyed couldn't read a standard 2 level text in their regional language, and only 43% could solve a simple division problem. Shockingly, nearly 43% of undergraduate students also struggled with basic division. This report is a testament to the fact that in reality our education system has failed to educate a large section of the population, especially students from underprivileged backgrounds dependent on state-run education. Speaker ma'am, higher education, especially for women, is crucial to gaining empowerment and employment. And the AISHE report shows that only 10.4 colleges in the country were exclusively female. The constituency that I represent and other such areas in the country where patriarchal beliefs have prevented women from accessing co-ed colleges. Therefore, we need women specialized institutions so that women can get educated and get further in the society. मैम, पिछले 7 साल में देश भर में 70 पेपर लीक हुए हैं, जिससे 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है। नीट, नेट और अन्य ऐसे पेपर लीक से हमारे देश की परीक्षा कराने वाली संस्थानों की छवि पर गहरा धब्बा लगा है, और जिसके कारण देश के युवा का इस सरकार के निष्पक्ष परीक्षा कराने की क्षमता से भरोसा उठ चुका है। इसी के संदर्भ में एनसीआरबी की जो स्टूडेंट सुसाइड रेट है वो 7.6 हो गई है, ऐसा 2022 की रिपोर्ट में बताया गया था। Ma'am, similarly, the situation is for the NET and DU LLB entrance examination. The abrupt cancellation and the mismanagement of the NTA is a crucial issue that the government needs to look into. Ma'am, I would also like to bring to your attention the discrimination against minorities in this budget allocation, especially in the case of closure of the Maulana Azad Foundation. Despite the Prime Minister's vision of minorities progressing with Quran in one hand and computer in the other, this undermines efforts to boost educational opportunities. What we also need in today's time is quality STEM education, as outlined by India's National Education Policy 2020, and it is crucial for fostering critical thinking and preparing our youth for 21st century challenges. But, ma'am, only 18.4% schools have functional computer labs, and there's a significant gender gap in STEM enrollment, with only 28% of females compared to 36% males. While the government now promotes Digital India, it would do well to take a leaf from the Samajwadi Party's government under Akhilesh Yadav ji, which began distributing free laptops to class 12 students in 2012, effectively combating computer illiteracy and bridging digital divide in rural Uttar Pradesh. एजुकेशनल फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थिति काफी हद तक खराब है, हमें निचले 30% देशों में रखा गया है. The intertwining of political agendas with Indian higher education has worsened under the current government. Key historical and scientific facts are being erased from textbooks to advance a certain kind of narrative. Mughal history is continuously distorted and erased, but notably, Darwin's theory was removed from the class 9 and 10 syllabuses by the 21-22 academic year. And the topic of evolution was completely excised from school textbooks. This distortion of educational content undermines academic integrity and damages India's educational ethos. Ma'am, when we are competing in the world,
with first class countries, we also need to look into why our students need coaching in spite of having schools and higher education and those funded by the government. The incident of 3 students dying in UPSC coaching has once again exposed the harsh reality, just a minute man, and plight of a significant segment of our population. These young individuals, hopeful of securing government jobs, endure poor living conditions in places like Kota and Rajendra Nagar. This situation calls for a deeper reflection on the shortcomings of our outdated education system. The coaching industry in India has become a critical part of the educational landscape due to the failures of the traditional schooling system. The national education policy fails to address why students rely on coaching in the first place. So, ma'am, I would like to end with certain demands to the minister for my constituency. मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करती हूँ कि विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज कैराना में बीएड, LLB जैसे कोर्सेज शुरू किए जाने चाहिए, जिनसे युवा और महिला अपने रोजगार खुद ढूंढ सके। जनपद शामली के कैराना और ऊन में और सहारनपुर के नकुड़ में गर्ल्स डिग्री कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएं। जनपद शामली में नया केंद्रीय विद्यालय व जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने जाने की मांग करती हूं और मां शकंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर को अपना कैंपस और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज चलाने के लिए विशेष धनराशि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिए जाने की मांग करती हूं। उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा मित्रों का संयोजन अध्यापकों के पद पर किया जाए ताकि प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। धन्यवाद।